Hello, dear aspirants. Today, we are going to solve previous year question paper of IKS UGC NET paper 2, and this paper is particularly of June 2025. And आज हम सिर्फ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, बट ये जो डिस्कशन होगी ये डिटेल्ड होगी। एंड यस, हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर यूजीसी पूछता है विथ रेफरेंस टू पेपर 2। एंड let's actually delve in the world of IKS with respect to paper 2. So, without any further delay, let's begin our today's paper discussion and have a good look on the type of questions that are being asked in the previous years. Okay, so पहला question है आपके लिए. According to Paniya Siksha, what is the place of origin of the sound h when it is conjoined with antast consonants? सो पाणिनि शिक्षा एक ग्रंथ है जो बात करती है प्लेस ऑफ ओरिजिन्स की, यानी जब वर्ण हम बोलते हैं तो जब हम बोलेंगे तो हवा किस प्लेस से निकलेगी, तो उसे कहा जाता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, जो हमने पढ़ा है। लेकिन कौन सा वो आर्टिकुलेशन प्लेस है, ये वो सवाल पूछ रहा है, और स्पेसिफिकली साउंड ह के लिए पूछ रहा है। तो अगर आप ह बोल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंठ से आवाज निकल रही है ह। सो द करेक्ट आंसर शुड बी कंठ, योर थ्रोट। तो ह आवाज निकलती है आपके थ्रोट से। अब इसे याद करने के लिए एक बहुत ही इजी तरीका दिया है पाणिनि ने, वो है एक वर्स है फ्रॉम शिक्षा, पाणिनीय शिक्षा, जिसे कहा गया है अकुह विसर्जनीय कंठ इचुयशानाम तालु ऋतुषाणाम मूर्धा लितुसानाम दंतः और उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ। अब देखिए, ये अगर आप याद कर सके तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज ये मैंने आपके लिए इसको डिकोड कर दिया है, आप इसे देखें। कह रहे हैं कि कंठ जो प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है, वहां से अवर्ण कवर्ग जितने हैं, यानी क ख ग घ और अंग, साथ ही साथ ह, ये जो होगा ये निकलेगा कंठ से। जब आप बात करेंगे कि कौन सा वर्ण कंठ से निकलेगा, तो ये सारे वर्ण आपके कंठ से निकलेंगे। अब आप देखिए, जब पाणिनि ने ये लिखा तो उन्होंने कहा है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अ मतलब कु मतलब का वर्ण, और ह मतलब ह, यानी अ कवर्ग और ह ये निकलेंगे आपके कंठ से। दूसरा है तालु, ई चवर्ग य और श, ई चवर्ग यानी च छ ज झ ड़, तो इचू या शानाम तालु में ई विल स्टैंड फॉर ई itself, चू stands for चवर्ग, य stands for the वर्ण या, एंड श is for श। तो इचू यशा नाम तालु, यानी तालु से कौन कौन से वर्ण आएंगे, ये सारे। नाउ नेक्स्ट इज मूर्धा। मूर्धा में री, टवर्ग, र और श। मूर्धा का क्या है, ऋतु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री फॉर री, टू फॉर टवर्ग, र itself and sh will stand for itself again. So मूर्धा के लिए है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी री, टवर्ग, र और श। फिर आता है आपका दंत, योर टीथ। ये है तवर्ग, ल और स। दंता का क्या है, ऋतु सा नाम दंता, ली, यानी कि ये देखिए त, टू, त स्टैंड फॉर तवर्ग। अच्छा, एक और वर्ण है जो इसमें नहीं है, वो जनरली आप नहीं देखते हिंदी में, वो है लरी। लरी जो वर्ड है वो संस्कृत के लिए यूज होता है, और वो आप बहुत जल्दी नहीं देखते, इसलिए दंत के लिए लरी भी बोला जाता है, और यहाँ पे पाणिनि जी ने लरी भी डाला है। तो तवर्ग, ल, स और लरी, ये सब दंत के आर्टिकुलेशन प्लेस है। फिर है ओष्ठ, उ पवर्ग और म, उपपद्मानीय नाम ओष्ठ, यानी उ प फ ब भ न म, ये सब ओष्ठ। जब आप वर्ण बोलेंगे आपके होठ टकराएंगे, तो उसे ओष्ठ, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन क्या हुआ आपका, योर लिप्स। फिर कंठ और ओष्ठ दोनों का कॉम्बिनेशन, ओ औ, ओ औ, दोनों ही कंठ और ओष्ठ से बोले जाएंगे।
और दंत और ओष्ठ, योर टीथ एंड योर लिप्स, व सो ये कुछ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशंस हैं जो हमें याद करने हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन, क्योंकि देखिए ये आपको वर्ण ही बताएगा, वो बोलेगा कि ये वर्ण कहाँ से है, ये वर्ण कौन से हैं और कौन सी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होगी, तो ये हमें ध्यान रखना है। और ये ट्रिक है, ये छोटा सा इसे कहते हैं सूत्र, पाणिनीय शिक्षा में सूत्र हैं, ये सूत्र हैं, आप इसको याद कर सके तो बहुत अच्छा है। इसके लिए ये आपको मैंने बता दिया ट्रिक कैसे यूज हो रही है। एंड यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 2025 जून पेपर 2। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द फादर ऑफ सुनहक्षेप इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैंस। सुनहक्षेप के जनक निम्नलिखित में से किस वंश से हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, द करेक्ट आंसर वुड बी भृगु। जी, द करेक्ट आंसर इज भृगु। थोड़ा समझते हैं कैसे। Sunakshep is a well-known figure mentioned in the Aitreya Brahman of the Rig Vedic tradition. His father was Ajigarth Sunahotra, or Ajigarth belonged to the Bhrigu lineage, Bhargav clan. During the King Harishchandra sacrifice, Ajigarth agreed to give Sunakshep as the sacrificial victim. Sunakshep was later saved through hymns and was adopted by the sage Vishwamitra, receiving the name Devrat. तो ये एक टॉपिक है जो अभी तो हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये एज वी आर डिस्कसिंग द पीवाईक्यू तो आपको ये पता होना चाहिए। सुनक्षेत्र का नाम आता है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ऐत्रेय ब्राह्मण में, और वो किसका, ऋग्वेद का है। कौन सा ब्राह्मण है ये, ऋग्वेद का ब्राह्मण है। हमने कल ही पढ़ा ना, हर एक वेद का अपना ब्राह्मण होता है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है। उनके फादर थे अजिगर्त सुनोहोत्र और वो बिलोंग करते थे भृगु क्लैन को। ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा रिवीजन के लिए रख दिया है। अडॉप्टेड फादर वाज विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 3, द पुरुष सूक्त बिलोंग्स टू विच मंडल ऑफ द ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, कल ही हमने पढ़ी थी क्लास में, और पुरुष सूक्त उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, और वो कौन से मंडल का पार्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज दशम मंडल, 10वें मंडल का पार्ट है पुरुष सूक्त। अगर एग्जैक्ट नंबर देखें तो 10वां मंडल और 90वां सूक्त है आपका पुरुष सूक्त। अब पुरुष सूक्त में क्या होता है अगर थोड़ा सा जानना चाहें तो, ये एक होता है हाइम्स है पहले तो, दूसरा ये कॉस्मिक बीइंग यानी पुरुष के बारे में बात कर रहा है। और ये जो पुरुष है ना, इसको एक पुरुष आप इमेजिन कीजिए, और इसके जो बॉडी पार्ट्स है ना उसको बताया गया है 4 वर्ण, जिसमें ब्राह्मण इज फ्रॉम द माउथ, क्षत्रिय इज फ्रॉम द आर्म्स, वैश्य आर फ्रॉम द थाइस एंड शूद्र आर फ्रॉम द फीट। इसको देखिए, कोई कास्ट बेस पे मत लीजिएगा, ये एक नॉर्मल से वर्ण सिस्टम है जो हमने डिवाइड किया था बेस्ड ऑन द वर्क पीपल डू एंड नॉट ऑन द बर्थ। तो अगर आप पढ़ा रहे हैं, आप भला पैदा, अभी अगर मान लीजिए कि आप पढ़ाते हैं, शिक्षक हैं, तो आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आपका बच्चा अगर सोल्जर बन जाए, इंडियन आर्मी में चले जाए, तो वो ब्राह्मण नहीं होंगे, वो क्षत्रिय हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल वर्ण सिस्टम जो इंडिया में फॉलो किया जाता था इन द वैदिक पीरियड। और आज की जो कास्टिज्म के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो ये टॉपिक नहीं है, सो प्लीज आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ ब्राह्मण मतलब होता है समबडी जो स्कॉलर है या नॉलेज बेस्ड प्रोफेशन में होता है। क्षत्रिय वो जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के फील्ड में होता है, जो पावर रिलेटेड वर्क कर रहा होता है। वैश्य वो होते हैं जो बिजनेस एंड अलायंस को देखते हैं। और शूद्र वो होते हैं जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर डॉक्टर्स, योर इंजीनियर्स, योर हेल्पर्स, योर कुक्स। तो ये जितने सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सब शूद्र हैं। सो प्लीज कीप इन योर माइंड कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये कास्ट बेस पे नहीं है। The fourth question is, which of the following is not included in the Pratyahar At as per the अष्टाध्यायी। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि अष्टाध्यायी किसका ग्रंथ है, किसने लिखा है अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी एक्चुअली में किस वेदांग का ग्रंथ है। अब उसके बाद जब आपने ये बता दिया है तो हम बढ़ते हैं प्रत्याहार क्या है। जो अष्टाध्यायी है उसमें 14 प्रत्याहारों का वर्णन है,
और ऐसा कहा जाता है कि पूरी संस्कृत ग्रामर में जितने भी वर्ण है ना वो सब इन 14 प्रत्याहार में पाणिनि जी ने लिख दिया है। ये कौन कौन से हैं? पहला है अ ई उ ड़, दूसरा है री ऋक, तीसरा ए ओंग, चौथा ए औच, पांचवा हयवरट, लड़, यमंगड़नम, झभये, गडधश, जब गडदश, खफ चटत चटतव, कपये, शत्सर और हल। ये आपको एज इट इज ही याद करना होगा। ये 14 प्रत्याहार सूत्र, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो क्वेश्चन था आपका कि अठ में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है, तो अठ में कौन सा इंक्लूडेड नहीं होगा आपको मैं समझाती हूँ। अट आएगा आई उड़ के अ से लेके हया वरट के ट तक। द फर्स्ट टू वर्ण जो अट में आते हैं ना, अ और ट, वो जहां भी होगा उसके बीच में जितने वर्ण आएंगे वो सब अट का पाठ होगा, और जो नहीं आएंगे वो अट का पाठ नहीं होंगे। तो आप देख सकते हैं अ ई उड़ ली रिक ए ओंग ए ओच हया वरट। सो which of the following is not included? It is क। क इज नॉट इंक्लूडेड। ये आंसर आप थोड़ा चेंज करेंगे हम इसको, आंसर यहाँ पे गलत मार्क हो गया है। तो द आंसर इज नॉट दिस, द आंसर इज, आपका आंसर है ये क। क इज नॉट पार्ट ऑफ अट प्रत्याहार। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि यहाँ पे क नहीं है, आ ई ऊण लिरिक क, ये जो क है ये आधा क है, पूरा क नहीं है। तो आप इसको मत सोचिएगा क यहाँ पे आ रहा है पूरा क, तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि क तो है बट क क्यों नहीं। बट ये क नहीं पार्ट होगा क्योंकि ये कटा हुआ है, इट इज हाफ क। पूरा क पार्ट होगा क पए। यानी कोई बोले खर प्रत्याहार में, यानी ख से लेके र प्रत्याहार में कौन आ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ क आ रहा है। अगर मैं कहूँ ल लश प्रत्याहार, ल से लेके श प्रत्याहार में क्या क आ रहा है, तो आप कहेंगे नहीं क नहीं आ रहा है। झश प्रत्याहार में घ आता है, जी हाँ, झ भय घड़धश में घ आता है, तो झश प्रत्याहार में घ आएगा। सो दिस इज हाउ प्रत्याहार्स आर आस्क्ड। Now the next question, the fifth question is, the Ishavasya Upanishad is associated with which Ved? ऑप्शन है ऋग्वेद, शुक्ल यजुर, साम और कृष्ण यजुर। अब देखिए ऋग्वेद एक इटसेल्फ एक वेद है, सामवेद भी अपना में एक वेद है, बट यहाँ देखिए कितना ट्विस्टेड गेम खेला है। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो अलग ऑप्शंस रखे हैं। दैट मीन्स ये दोनों यजुर्वेद हैं, लेकिन आपको प्रिसाइसली बताना है कि कौन सा उपनिषद किस यजुर्वेद का पार्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है शुक्ल यजुर्वेद। जी हाँ, ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। और शुक्ल यजुर्वेद कहाँ यूज होता है? शुक्ल यजुर्वेद यूज होता है नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा, हमने कल ही बात की थी। ईशावास्य उपनिषद इज a प्रिंसिपल उपनिषद and is associated with the Shukla Yajurved. It forms the 40th chapter of the Vajrasayi Samhita. 40वां अध्याय है ऑफ वाजस्नेयी संहिता ऑफ शुक्ल यजुर्वेद। और इसका बहुत फेमस मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वयत् किंच जगत्याम जगत, तेन तक तेन भुंजिया। ये जो आपने सुना होगा ना, बहुत फेमस है ये मंत्र। ये मंत्र ईशावास्य उपनिषद का ही है कि ऑल दिस वॉट एवर एग्जिस्ट इन दिस मूविंग वर्ल्ड इज एनवलप्ड बाय द लॉर्ड। सो आई होप आपको आंसर समझ आया हो कि ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट है। ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, ये आपसे डिटेल्ड मांगते हैं कि कॉन्सेप्ट आपके कितने क्लियर हैं। सो यस, हम इस सब पे बात करेंगे, बट सिंस आप सबने डिमांड की थी कि हम पीवाईक्यू सॉल्व करें, तो यस हम पीवाईक्यू ही अभी सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपको इसीलिए एक्सप्लेनेशंस दे रही हूँ कि क्यों ये इस चीज का पार्ट है। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द अद्वैत वेदांतिक टेक्स्ट वेदांत संग्रह, निर्गुण भक्ति कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग अंग्स इन द अष्टांग योग। अब देखिए अष्टांग योग मतलब होता है, नाम ही बता रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में पॉज करके वीडियो कि अष्टांग का मतलब क्या होता है? अष्टांग का मतलब होता है 8। अष्ट मतलब 8, अंग मतलब लिम्स, जैसा हमने पढ़ा था, वेदांग पढ़ा था हमने,
तो अष्टांग मतलब 8 लिम्स ऑफ योग। अब अकॉर्डिंग टू द अद्वैतिक वेदांतिक टेक्स्ट वेदांत संग्रह एक अद्वैत वेदांत का टेक्स्ट है जिसमें निर्गुण भक्ति के बारे में बात किया गया है और कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंग ऑफ अष्टांग योग, और वो निर्गुण भक्ति को कॉरेस्पॉन्ड करता है। द करेक्ट आंसर इज यम एंड नियम। देखिए, अष्टांग योग वो 8 तरीके हैं जिससे आप कैवल्य की प्राप्ति करेंगे, लेकिन हर ग्रंथ में अलग अलग चीजों को एक्सेप्ट किया गया है एज अष्टांग। वेदांत संग्रह में ये जो 8 चीजें हैं वो है यम, नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन और मूलाबंध। यम मतलब होता है सेल्फ रिस्ट्रेन्ड। कैसे मिलेगा मोक्ष? जब आप सेल्फ रिस्ट्रेन्ड होंगे। नियम, ऑब्जर्वेंसेस, जब आप किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन को फॉलो करने लगेंगे, एक पर्टिकुलर नियम में बंध जाएंगे। त्याग, रेनुंसिएशन, जब आपके अंदर त्याग की भावना हो जाएगी कि ये जो है ये मेरा है ही नहीं, मैं तो इस शरीर का ही नहीं हूं, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है। मौन, साइलेंस, आपको जब वो नॉलेज आने लगेगी ना कि ये सब कुछ मिट जाएगा एक दिन, तो आप ना एक साइलेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। वो साइलेंस डिप्रेशन एंजाइटी नहीं होगा माय फ्रेंड्स, वो साइलेंस होगा नॉलेज का, कि आपको पता है कि ये सब जो हम लड़ रहे हैं आज, ये जो हम तू मैं कर रहे हैं, ये एक्चुअली में कोई फायदा नहीं है इस चीज का। तो वो जो नॉलेज के बाद एक मेच्योरिटी वाला साइलेंस आएगा ना, उसे कहा जाएगा मौन। फिर कहा जाता है देश, एक सूटेबल प्लेस जहां आप अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे। काल, प्रॉपर टाइम, हर चीज का एक टाइम होता है, वैसे ही ये यहाँ पे काल की बात की है कि किस टाइम पे क्या करना चाहिए। आसन, स्टेडी पोस्चर, योग परफॉर्म करने के लिए आसन करना होता है। हम ये जानते हैं आजकल योग का बहुत चल रहा है, इनफैक्ट आज इंटरनेशनल योगा डे भी है 21 जून। तो आसन, स्टडी पोस्चर और मूलबंध यानी रूट रिस्ट्रेन फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। अब आपको एक रिस्ट्रेन प्रोसेस में जाके स्पिरिचुअल डिसिप्लिन फॉलो करना है जिससे कहा गया है मूलाबंध। तो ये निर्गुण भक्ति कैसे मिलने वाली है, वो ये 8 अष्टांग बताए हैं, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू वेदांत संग्रह। ये नॉर्मल अष्टांग नहीं है, प्लीज बी केयरफुल। इन्होंने खुद बोला कि आपको बताना है अकॉर्डिंग टू वेदांत संग्रह ऑफ द अद्वैत वेदांत टेक्स्ट। सो उस रेफरेंस में जब बात होगी तो यही 8 अष्टांग होंगे। अदरवाइज योग सूत्र में अलग अष्टांग की बात की गई है, तो जब हम वो पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी के लिए ये वेदांत के अद्वैत वेदांतिक पर्सपेक्टिव से यही है। 7th क्वेश्चन, अर्थ संग्रह इज द प्रकरण ग्रंथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफिकल सिस्टम्स? अर्थ संग्रह निम्नलिखित में से किस दार्शनिक पद्धति का प्रकरण ग्रंथ है? देखिए, पूर्व मीमांसा, न्याय, सांख्य या अद्वैत वेदांत? इसका सही आंसर है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, मीमांसा के 2 पार्ट हैं। इसका अगर आपको समझना हो तो मैंने वीडियो डाली है इसी चैनल पे, आप जरूर समझिए। बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग सा डिफरेंस है इन दोनों में। अब देर आर 2 टेक्स्ट नेम अर्थ संग्रह जो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक है अर्थ संग्रह ऑफ लोकाक्षी भास्कर, और दूसरा जो वैशेषिक दर्शन से एसोसिएटेड है, और दूसरा है अर्थ संग्रह जो लोकाक्षी भास्कर का है विथ मीमांसा ट्रेडिशन, जो प्रकरण ग्रंथ है ऑफ पूर्व मीमांसा। सो देर आर 2 अर्थ संग्रह, ठीक है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, बट यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि प्रकरण ग्रंथ होना चाहिए। तो प्रकरण ग्रंथ कौन सा है लोकाक्षी भास्कर का? वो पूर्व मीमांसा वालों के लिए है। और अगर वो प्रकरण ग्रंथ का यूज ना करते तो आंसर होता वैशेषिक दर्शन, ठीक है। सो आई नो दिस इज बिट ट्रिकी, बट ये याद करना पड़ेगा। दर्शन थोड़ा सा आपके माइंड बेंडिंग एस्पेक्ट देखता है, वो आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे वर्क करता है। तो ये आपका ऑब्जर्विंग स्किल्स यहाँ वर्क करेगा कि आप ध्यान दें। अच्छा, पूर्व मीमांसा पे थोड़ा सा अगर मैं बात करूं तो वो 6 कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हैं: धर्म, विधि, निषेध, अपूर्व, यज्ञ और प्रमाण। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको पता होनी चाहिए कि पूर्व मीमांसा किस पे बात करता है। ये मैंने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, आप प्लीज वो वीडियो देख लें अगर आपको कंफ्यूजन है पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में। और वैशेषिक दर्शन भी हमने बात कर रखी है। सो यस, ये थोड़ा सा अर्थ संग्रह को लेके आप कंफ्यूजन क्लियर कर लें। अगर वो नॉर्मल अर्थ संग्रह है तो आप उसे वैशेषिक दर्शन कह सकते हैं, वो भी लोकाक्षी भास्कर है। और अगर वो कोई प्रमाण ग्रंथ, कोई प्रकरण ग्रंथ है, सॉरी, कोई प्रकरण ग्रंथ है, तो आप कहेंगे पूर्व मीमांसा, क्योंकि वो मीमांसा ट्रेडिशन का ग्रंथ हो गया। अब मैंने एक आपके लिए
आपके लिए मैंने टेबल्स में बना रखा है, बड़े फेमस फेमस टेक्स्ट हैं। अर्थ संग्रह पूर्व मीमांसा, तर्क संग्रह ऑफ न्याय वैशेषिक, वेदांत सार ऑफ अद्वैत वेदांत, और सांख्य कारिका ऑफ सांख्य फिलोसफी। ये क्वेश्चंस में आते हैं और पेपर 2 में इसके चांसेस भी बहुत हैं कि आपसे पूछ सके कि भाई वेदांत सार किस दर्शन से रिलेटेड टेक्स्ट है। तो आप बोल सकते हैं इट इज रिलेटेड टू अद्वैत वेदांत। अब वेदांत के बहुत सारे डिविजन्स हो चुके हैं, तो अगर वेदांत अद्वैत वेदांत दो ऑप्शंस दे रखा हो, आप प्लीज अद्वैत वेदांत पे क्लिक कीजिएगा, ना कि वेदांत पे, बिकॉज देन अगेन इनकी थॉट्स अलग है। क्या अलग है, क्या डिफरेंस है, हम बात करेंगे अगली क्लास। इस क्लास में तो बात नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके ऊपर। मैंने वीडियो डाल रखी है इस चैनल पे, बट आप देख सकते हैं। और जब हमारा टॉपिक आएगा दर्शन का, और डिटेल में इसको समझेंगे भी कि क्यों वेदांत को बांटा गया, क्या रीजंस थे। बट अभी के लिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप ये समझे कि वेदांत सार अद्वैत वेदांत का टेक्स्ट है। Eighth question. Upman is not an independent प्रमाण in which of the following philosophical systems? अब उपमान जो है वो एक टाइप का प्रमाण है। जनरली हम चार प्रमाण की बात करते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। पर हर दर्शन, हर फिलॉसफी सिस्टम चारों को माने ये जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस दार्शनिक पद्धति में उपमान एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज वैशेषिक। वैशेषिक जो है वो सिर्फ दो प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, इन्फेरेंस और परसेप्शन। जबकि उपमान मानने वाले तीन ऐसे दर्शन हैं: न्याय, अद्वैत वेदांत और विशिष्ट अद्वैत वेदांत। अगेन ये वेदांत के ही पार्ट है, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, बट जो डिवीजन हुआ है वो बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट एक्सेप्टेंस है, क्या किस चीज को क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यस, वैशेषिक डज नॉट एक्सेप्ट उपमान एज एन इंडिपेंडेंट प्रमाण। ठीक है। तो न्याय, अब देखिए मैं आपको इन्हीं के बारे में बताती हूँ। न्याय एक्सेप्ट करता है चारों को: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। वैशेषिक सिर्फ दो को: प्रत्यक्ष और अनुमान। अद्वैत वेदांत 6 प्रमाणों को एक्सेप्ट करता है, वो हम कौन से हैं बाद में करेंगे, लेकिन यस वो उपमान को एक्सेप्ट करता है। और विशिष्ट अद्वैत वेदांत उपमान को भी करता है, प्रत्यक्ष को भी करता है, अनुमान को भी करता है और शब्द को भी करता है। Now the ninth question is, according to Advait Vedant, which of the following is characterized by Vishaya Karan Pani Parinatang Tah Karanam? ओके, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बट यस आई होप आपको इसका हिंदी मिल जाएगा। मैंने हिंदी नहीं पेस्ट किया, बट इसका हिंदी भी होगा। और ऑप्शंस है प्रमित्र, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति। द करेक्ट आंसर इज प्रमाण। अद्वैत वेदांत कहता है कि विषयाकार परिणाम, यानी द माइंड टेकिंग द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये इस वर्ड का मतलब है, ये फॉर्म होता है प्रमाण की वजह से। कैसे होता है? विषयकारा परिणम अंतःकरण वृतम वृतः प्रमाकरणम प्रमाणम। विषयाकार परिणतम अंतःकरण वृत्तिः प्रमाकरणम प्रमाणम। कह रहा है प्रमाण का ही वो कार्य है कि वो आपके माइंड को किसी फॉर्म किस तरह समझाए। मतलब आप कुछ देखते हैं तो आपको नॉलेज मिलती है, इजी टर्म्स में आपको मैं समझा रही हूँ। तो आपको जो नॉलेज मिलती है ना, वो इसीलिए मिलती है क्योंकि आप कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं। प्रमाण 4 तरीके के होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष वो होता है जो आप सामने देखते हैं, आपने जो देखा आपने सीख लिया। अनुमान वो होता है जो आपको आपके अंदर पता है कि ये चीज इससे होता है, आप कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आग है, मतलब धुआं है लेकिन आग नहीं दिख रही, लेकिन आपको पता है कि आग लगी है इसीलिए धुआं है। तो ये जो आपने अंडरस्टैंड किया ना उस धुएं से कि आग है, उसे कहते हैं अनुमान, यानी तुक्का मार रहे हैं आप। बट तुक्का नहीं है वर्ड, अनुमान को लोग तुक्का ही कहते हैं जनरली हिंदी में, लेकिन तुक्का वर्ड नहीं होता दर्शन में, अनुमान वर्ड होता है। फिर तीसरा था उपमान, कि मैंने आपको कुछ समझाया कि देखो आपको नहीं पता नील गाय कैसे दिखती है, लेकिन मैंने कहा वो गाय की तरह है लेकिन गाय नहीं होती। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आपको चीज पता नहीं लेकिन किसी के समझाने से आपने कंक्लूड किया कि अच्छा ये जो मुझे दिख रहा है ना ये वो चीज है, उसे कहते हैं उपमान। और शब्द होता है टेस्टिमनी, जो हम बड़े किसी स्कॉलर या किसी ऐसे इंसान से लेते हैं जो वर्दी होता है उस चीज का। तो ये जो 4 प्रमाण है ना, इसी से हम नॉलेज गेन करते हैं और किसी भी चीज का माइंड शेप होता है हमारे। तो ये जो पर्सपेक्टिव फॉर्मेशन वाला पार्ट है ना, इसी को पूछा है उसने क्वेश्चन में कि भाई बताओ विषय कारा परिणाम, किसी भी विषय के आकार का जो परिणाम बनता है। मतलब आप विषय, मतलब मैंने आपको बोला काऊ, तो ये काऊ बोलते ही आपके माइंड में जो काऊ की इमेज बनी वो कैसे बनी? वो बनी
प्रमाण की वजह से, बिकॉज आपने काऊ या तो देखी होगी, या मैंने आपको कभी बताया कि काऊ ऐसे दिखती है तो आपने उपमान की तरह से काऊ पढ़ी होगी, या आपने, भाई होता है ना कि बचपन से आप काउस देख रहे हैं तो अचानक से कभी काऊ आपके सामने आएगी तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ये कौन सा जानवर है। सो दैट इज कॉल्ड विषयकार परिणाम। ठीक है। अब थोड़ा सा इन टेक्निकल वर्ड्स का मतलब समझते हैं। प्रमात्र मतलब नोअर, प्रमा मतलब नोअर, प्रमाण मतलब मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज, प्रमेय मतलब द ऑब्जेक्ट दैट हैज टू बी नोन, एंड प्रमिति मतलब द वैलिड कॉग्निशन या नॉलेज प्रोड्यूस्ड। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, आप इसे अभी रट लीजिए ऐसे, क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है तो थोड़ा सा आपको रटना भी पड़ेगा। अदरवाइज इस चीज को मैंने डिटेल में समझाया है वीडियोस में जो इसी चैनल पे मिलेंगे आपको, मैंने बहुत अच्छे से ये चीज समझाई है। सो आप प्लीज जाके देखिए जरूर, क्योंकि दर्शन ना आपको एक दिन में नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा टाइम टेकिंग चीज होती है। बट यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना हो सके आपको समझाऊं। एंड आई होप आपको ये चीज तो समझ आया हो कि विषय कार परिणम अंतःकरण वृत्ति प्रमाकरणम प्रमाणम का मतलब क्या है, विषय आकार परिणाम क्या बनता है। And the last question for today: which of the following acts as an upadhi for the statement we can infer that there is smoke on the hill as fire is observed? अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको क्या आएगा कि भाई हमें तो ये बताया गया है ना कि अगर आग लगी है और हमें धुआं दिख रहा है तो हम अपने आप बता सकते हैं कि आग लगी है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें अगर आप ऑप्शंस देखें, स्मोक इन अ किचन, कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूल विथ ह्यूमिडिटी, हॉट आयरन और फॉरेस्ट फायर ऑन अ माउंटेन, ये बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। इसको अगर आप हिंदी में पढ़ें कि हम पर्वत पर घूम का निष्कर्ष लगा सकते हैं क्योंकि वहां आग दिखती है, कथन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य उपाधि के रूप में है। अब ध्यान दीजिए, ये एक बहुत टेक्निकल वर्ड है उपाधि। क्या होता है उपाधि? उपाधि का मतलब होता है एक ऐसा कंडीशन जो रिस्ट्रिक्ट करता है किसी यूनिवर्सल रिलेशन को। यानी कहते हैं ना सन राइजेस इन द ईस्ट, अगर कोई ऐसा एक्सेप्शन निकल आए कि नहीं भाई एक पर्टिकुलर जगह पे सन राइजेस इन द वेस्ट, तो उस चीज को कहेंगे उपाधि। समझ गए आप? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस चीज में आपको ये चीज नहीं दिखेगी? वी कैन इन्फर दैट देयर इज स्मोक ऑन द हिल एज फायर इज ऑब्जर्व्ड। अगर हम कह रहे हैं कि वहां पे धुआं है तो आग है ही, ये तो हमें पता है, लेकिन ये जो ऑप्शन है, क्या अगर आपके घर में स्मोक होती है तो आप कहते हैं कि किचन में आग होगी? जी कहते हैं, यानी ये तो उपाधि नहीं हो सकती। हॉट आयरन, आयरन में से भी धुआं निकलता है जब वो एक्सेसिव गर्म होता है, यानी उसके अंदर भी फायर एलिमेंट है, तो आप ये भी नहीं कहेंगे कि ये उपाधि है। फॉरेस्ट फायर ऑन अ माउंटेन, वो तो आपके सामने धुआं और आग दोनों दिखेगी, तो आप ये भी नहीं कहेंगे उपाधि है। बट क्या कॉन्टैक्ट ऑफ फ्यूल विथ ह्यूमिडिटी, अगर किसी ईंधन का संपर्क हो ह्यूमिडिटी से, तो क्या उसमें आग जलेगी? पानी और आग एक साथ तो नहीं हो सकते ना, यानी कि ये आपकी उपाधि हो जाएगी। ये उस लॉ को तोड़ता है कि भाई जहां धुआं होगा वहां पे आग होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ जब पानी और फ्यूल मिलेंगे तो धुआं आपको दिखेगा लेकिन आपको आग नहीं दिखेगी। अगर कोई चीज बहुत गर्म है, आप उस पर पानी डाल दें तो वो कुछ देर तक वो धुआं जरूर छोड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां आग थी, वो बुझ चुकी है आग अब। सो दिस धुआं जो आ रहा है ये आग के खत्म हो जाने के बाद का धुआं है, ना कि आग के होने के प्रेजेंस का सबूत है। सो दिस इज मतलब ये उपाधि का मतलब होता है कि अच्छा वो एक ऐसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करता है जो यूनिवर्सल रिलेशन रहा है, लेकिन यहाँ पे वो चीज कट गई, वो चीज, वो लॉ यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे कि अ रेड हॉट आयरन बॉल हैज फायर बट नो स्मोक। ठीक है, देयरफॉर द रिलेशन बिटवीन फायर एंड स्मोक रिक्वायर्स एन एडिशनल कंडीशन: fire associated with moist fuel produces smoke. Thus, the contact of fuel with humidity serves as the upadhi because it limits the universal relation between fire and smoke. तो देखिए वही मैंने आपको कहा ना, वो गर्म था इसलिए पानी पड़ा तो उस पे धुआं निकला, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उसमें हीट थी या उसमें फायर था। अगर आप बंद कर देंगे चीज को तो उसमें फायर की प्रेजेंस नहीं बची अब वो तो आप अब आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए वो फायर था इसलिए वो गर्म, हाँ हाँ वो गर्म है लेकिन उसमें आग नहीं है, वो गर्म है क्योंकि कभी उसमें आग थी। सो द रिलेशन की हमेशा धुआं तभी होगा कि जब तक आग होगी, तो ये गलत हो जाएगा। ये कॉन्ट्रोडिक्शन आपको प्रूफ करना है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आई हो।
और दैट्स इट फॉर टुडे। ये 10 क्वेश्चन काफी ज्यादा टेक्निकल थे, इसलिए मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन उठाए। और मुझे ये भी समझना था कि क्या आपको ये सही लग रहा है, क्योंकि मैं एक साथ 100 क्वेश्चन आपको नहीं समझाना चाहती, ना समझा पाऊंगी, फिजिबल ही नहीं है, बहुत लंबा टाइम लगल जाएगा और बहुत समझाना है। तो आई थिंक 10-10 विल वर्क, या उसको 20-20 कर दें। आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा द नंबर जो आपको इजी लगे। एंड आई होप आपको समझ आया हो। दर्शन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट एक बार आप समझ गए ना तो बहुत इजी भी होगा। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर ऑल द लव यू आर गिविंग। एंड अगर कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो या कुछ समझना हो, कमेंट जरूर करिए। और प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए इजी है टू अंडरस्टैंड इन अ डे, बिकॉज ये ना काफी टेक्निकल होते जाएंगे पेपर में। सो यू हैव टू टेल मी कितना आप इजिली समझ सकते हैं। So till then, take care and we will meet in the next class.